आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। हमने पिछली बार अल्पसंख्यकों के लिए, SC ST के लिए, महिलाओं के लिए उनके बारे में चर्चा की थी। जो शैक्षिक प्रावधान बताए गए हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो एजुकेशन से संबंधित उनकी चर्चा चल रही है, उसी कड़ी में आ जाता है हमारा धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता के लिए संविधान के अनुच्छेद 28(3) में राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थाओं में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, ऐसी संस्थाओं में धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि वो विद्यार्थी सहमत नहीं होता। अर्थात जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान है, वित्त पोषित है, उनमें धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए स्टूडेंट को यानी छात्र को बाध्य नहीं किया जा सकता। उसकी सहमति से ही वो धार्मिक शिक्षा में यानी प्रेयर हुई, ये सब हुई, उसमें भाग ले सकता है। अगर उसकी मर्जी है, वो नहीं लेना चाहे तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ऐसा धार्मिक शिक्षा में हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। इसका स्त्री शिक्षा और पिछड़े तबकों की शिक्षा की बात की गई है संविधान में। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई है, स्त्री शिक्षाओं की बात की गई है। प्राचीन समय से स्त्रियों की शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी उसमें सुधार करने की बात की गई है। प्राचीन समय स्त्रियों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे संविधान में जैसे ही देश लागू हुआ, संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, उसमें उससे पहले भी शिक्षा के लिए कई कानून आए, कई अमेंडमेंट के एक्ट आए, उसमें उल्लेख किया गया। तो हमारे संविधान में भी स्त्री शिक्षा और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में जो बात की गई है, उसमें ये कहा गया है कि राज्य अनुच्छेद 15(3) में इस अनुच्छेद की कोई बात करे कि राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। यानी कि अगर राज्य चाहे कि यहाँ की स्त्री शिक्षा पिछड़ रही है, यहाँ की महिलाओं का जो तबका है वो एजुकेशन में पीछे है, तो राज्य उसको आगे लाने के लिए ऐसा प्रयास कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 29 खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिए उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध कराने से निर्वासित नहीं करेगा। यानी कि वो कर सकता, अगर राज्य चाहे कि वहाँ की अनुसूचित जनजाति, वहाँ की महिलाएं पिछड़ रही हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी उन्नति के लिए ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए राज्य को सूचना की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 15(4) इसका उल्लेख किया गया है। मातृभाषा के लिए शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, संवैधानिक दर्जा दे रखा है। उनमें सभी भाषाओं के लिए जो शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं, उनके अंदर हम यानी कि कोई राज्य अनुच्छेद 350 में प्रत्येक राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयास, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश भी दे सकता है कि वो ऐसी सुविधाओं के लिए, ऐसी सुविधाओं से उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता हो। अर्थात कोई राज्य अपनी मातृभाषा को बढ़ाने के लिए उसका प्रयास कर सकता है, तो उसके लिए वहाँ के अधिकारी उसको ऑथराइज किया गया है कि अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा के लिए उपलब्ध करा सकता है। कि वहाँ के जो मातृभाषा बोली जाती है, जिस राज्य की अपनी मातृभाषा होती है, उसमें वो कर सकता है। ऐसा उचित प्रावधान है। हिंदी भाषा के शैक्षिक प्रावधान की भी बात की गई है। अनुच्छेद 351 में संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसको बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तत्वों को व्यक्त का माध्यम बन सके। ऐसा अनुच्छेद 351 में किया गया है कि ये संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार करें, उसको बढ़ाए, जिससे लोग अपनी संस्कृति के तत्वों को अभिव्यक्त कर सके। क्योंकि भाषा व्यक्ति का विचार में आदान प्रदान करने का, भाषा से ही व्यक्ति अपने विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान में हिंदी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है कि हिंदी भाषा के माध्यम से इसको अनुच्छेद 351 में ये इसके लिए उपबंध किया गया है कि उसको बढ़ावा देने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए ये संघ का कर्तव्य होगा कि वो करे, उससे व्यक्ति अपनी संस्कृति को आत्मसात कर सके और अपनी भाषा को बढ़ावा दे सके। ऐसा हिंदी भाषा के लिए शैक्षिक प्रावधान है। अब बात आ जाती है केंद्र और राज्यों के शिक्षा संबंधी अधिकार और कर्तव्य। यानी कि कुछ केंद्र के, कुछ राज्य के अधिकार है, कर्तव्य है, और
उनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्य सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई है। हमारे संविधान के अंदर जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें 7वीं अनुसूची के अंदर 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऐसे शिक्षा है जो समवर्ती सूची का विषय है, इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी, इसका उल्लेख किया गया है। तो ये तीनों सूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संविधान विनीत सूचियां। ये 3 प्रकार की सूचियां हैं जिस डायग्राम से यहाँ दर्शाया गया है इनको, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची।